कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक छात्रा से गैंगरेप, और इस गैंगरेप के मुद्दे को लेकर अब सियासत गरमा रही है। सियासी घमासान इस मुद्दे को लेकर छिड़ा हुआ है। आरजीकर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आरजीकर कोलकाता का, आपको याद होगा वहां पर भी एक छात्रा के साथ रेप और बाद में उसकी हत्या का मामला सामने आया था। और अभी उस वारदात को 1 साल भी नहीं गुजरा कि अब लॉ कॉलेज में ये घटना हुई है। बंगाल को शर्मसार कर दिया है इस वारदात ने। और उससे भी शर्मनाक बात तो ये है कि बंगाल में जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, वो जो प्रतिक्रिया गैंगरेप की घटना को लेकर दे रहे हैं, वो वाकई में शर्मनाक है। मुख्य आरोपी को लेकर टीएमसी पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है। अब टीएमसी नेता मदन मित्रा, कल्याण बनर्जी, इनके जो बयान सामने आए हैं, टीएमसी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर गए हैं। बंगाल पुलिस ने एसआईटी के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर अब 9 कर दी है। जांच टीम ने आरोपियों के कपड़े, मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी में है। क्राइम सीन से सैंपल्स जुटा लिए गए हैं। इसके आधार पर डीएनए टेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने करीब 7 घंटे के सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए हैं। उन्हें खंगाला जा रहा है, लेकिन क्राइम सीन का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि रेप केस में एसआईटी की जांच चल रही है। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो कोलकाता गैंगरेप को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। मामले में जांच जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। अब तक क्या हुआ है इस पूरे मामले में आपको बता देते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया है, उसकी जांच की है। अलग अलग कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। इसके अलावा सभी साक्ष्य लड़की के बयान से ही मिल गए। और अब जैसे जैसे पुलिस सबूत जुटा रही है, तो वो जो पीड़िता का बयान है, उसी को और मजबूती मिल रही है। कॉलेज के छात्रों से पुलिस पूछताछ कर उनके बयान भी दर्ज कर रही है। आइए आपको बंगाल, कोलकाता लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी आरित्रिक भट्टाचार्य इस वक्त मौजूद हैं और जरा आरित्रिक से ही जानते हैं। आरित्रिक, जरा विस्तार से बताइए पहले तो ये कि इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची है। देखिए, अभी तक जांच जहां पर खड़ा है उस बोल सकते हैं कि पीड़ित जो छात्र थे उसको उनका जो बयान था वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से बिल्कुल मैच हो गया है। क्योंकि अब जैसे बता रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज मिला है। एक जो गिरफ्तार हुआ है उनके मोबाइल से थोड़ा फुटेज मिला है। तो जो बयान दिए थे उसके साथ ये एविडेंस मैच कर रहा है। ये पुलिस पॉजिटिवली ले रहा है, क्योंकि 3 छात्र पहले अरेस्ट हो चुके थे, गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद नाइट गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जो एविडेंस मिल रहा है वो सही बोल रहा है कि इसका जो बयान था वो मैच कर रहा है। उसके बाद जो हो रहा है कि अभी वो बता रहा है स्कूल कॉलेज से ये पता चल रहा है कि उस दिन 17 स्टूडेंट्स कॉलेज में थे और आए थे, निकल गए थे। वो 17 स्टूडेंट्स को भी जांच कर रहे हैं पुलिस। उस सबकी बयान रिकॉर्ड करने की फैसला किया गया है, वो भी आज से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो हो रहा है डीएनए टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो पीड़ित छात्र उसका जो बयान है वो जो बोल रहे थे उसके साथ जो उसका मेडिकल टेस्ट है वो भी मैच कर रहा है। और उसका डीएनए सैंपल लिया गया है, वो भी भेज दिया जाएगा डीएनए टेस्ट के लिए। और अब जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ टीएमसी के कुछ लीडर्स ने ऐसे कुछ बोल दिया जो यहाँ का लोग है बहुत रोष में पड़ गए। उसके बाद मदन मित्र को शोकॉज लेटर भेजा गया है। 3 दिन के अंदर उसको जवाब देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आज बीजेपी का एक फैक्ट फाइंडिंग टीम कलकत्ता आने वाला है। वो वहाँ जाएंगे, वहाँ का जांच करेंगे। अगर हो सके तो वो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा को वो रिपोर्ट भेजेंगे। अभी तक यही अपडेट है यहाँ से, और जांच भी चल रहा है। धन्यवाद आपका आरित्रिक, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़े विस्तार से आरित्रिक ने कोलकाता रेप केस को लेकर अभी तक की जांच और साथ ही उस पर जो सियासत गर्म है उस पर पूरा ब्यौरा आपके सामने रख दिया। देखिए, ये जो कोलकाता गैंगरेप केस है, इस पर सियासत वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली से बीजेपी की जांच समिति कोलकाता रवाना हो गई है। पूर्व मंत्री सतपाल सिंह की अगुवाई में ये जांच टीम
रवाना हुई है। आप देख रहे हैं सतपाल सिंह को। सतपाल सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, टीएमसी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। बेटी जो है कलकत्ता की बेटी हो या वेस्ट बंगाल के उत्सव की बेटी है, इसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये उनके माइंडसेट को दर्शाता है। तो वहाँ कॉलेज के अंदर किस प्रकार का सिक्योरिटी का इंतजाम था, किस प्रकार से बाहर के लोग एक्सेस कंट्रोल नहीं था, किसी गार्ड के रूप में ले जाकर के इस प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो वहीं हम लोगों से बात करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस ने क्या किया है, कॉलेज में क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, और जो पीड़िता है उसके परिजनों से मिलने की हम कोशिश करेंगे। फैक्चुअल जांच होगी कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतना सब पहले से वो आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित रहा है, और ऐसे में उसको इतने लंबे समय तक कैसे उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने दिया, और क्या कुछ रहा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एक पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है, और बार बार इस तरीके की भयानक घटनाएं वहाँ घट रही हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो जा रही है। लॉ कॉलेज में कानून की छात्रा से गैंगरेप हुआ, लेकिन बेहद अफसोस कि इस पर राजनीति हो रही है। पक्ष और विपक्ष तो छोड़ दीजिए, आप सत्ताधारी टीएमसी के नेता ही खुल्लम खुल्ला आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि कोलकाता की पीड़ित को इंसाफ कौन दिलाएगा। सवाल ये भी कि ऐसी वारदात कुछ दिन के लिए सियासी हो हल्ले के बाद चर्चाओं से दूर हो जाएगी, या फिर बेटियों की सुरक्षा पर कोई ठोस कदम लिया जाएगा। कानून का राज और जीरो टॉलरेंस जैसे शब्दों से सिर्फ जुबानी जमा खर्च होता रहेगा, या फिर वाकई में बेटियों की सुरक्षा की गारंटी हमें आपको कभी मिल पाएगी। कानून महाविद्यालय में महापाप हुआ। पाप की पीड़ित कानून की छात्रा, पाप का मुख्य आरोपी कॉलेज का ही पूर्व छात्र और सत्ताधारी दल टीएमसी से जुड़ा छात्र नेता। पाप के भागीदार इसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने वाले 2 अन्य छात्र, और वो सुरक्षाकर्मी जिसके कमरे में किसी बेटी के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, बल्कि पश्चिम बंगाल में कानून के राज का चीरहरण हुआ। गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की कोलकाता के इस कॉलेज में कैसी तूती बोलती थी, इसका सबूत दीवारों पर लिखा ये इश्तेहार है। यकीन मानिए, दीवार पर लिखी ये इबारत इस कुंठित शख्स के आत्म प्रचार की बानगी से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने जुर्म से वकील, छात्र नेता और लॉ कॉलेज के इस अस्थायी कर्मचारी ने साबित कर दिया कि ऐसे हैवान के लिए किसी इंसान के दिल में सिर्फ दहशत और नफरत ही हो सकती है। ऐसे में गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए तफ्तीश जारी है। एसआईटी में अब सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को करीब 7.5 घंटे के सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, जिसमें सारे आरोपियों के घटनास्थल पर मौजूदगी के सबूत दर्ज हैं। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज से पीड़ित के बयान पर भी मुहर लगी है। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट भी पीड़ित के साथ दरिंदगी को बयां करती है। शनिवार को ही क्राइम सीन रिक्रिएट हो चुका है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, उसके साथी ज़ेब अहमद और प्रमिल मुखर्जी के अलावा सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी भी सलाखों के पीछे है। सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला? या पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय किया। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए गुनाह पर देश में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था कटघरे में। ऐसे में मुख्य विपक्षी बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और वामपंथी दल भी सड़क पर उतरकर सरकार की मुखिया से इस्तीफा मांग रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। शनिवार को तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और उनके साथियों को गिरफ्तार तक किया है। सबको पूरी रात लॉकअप में ही गुजारनी पड़ी। हालांकि सुबह होते ही इन्हें छोड़ दिया गया।
ये प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सवाल गंभीर हैं। अभी पिछले साल 8 अगस्त को कोलकाता के ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। और अब 25 जून को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में कानून की छात्रा से गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। ऊपर से टीएमसी के ही मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी जैसे बड़े नेता हल्के बयान देकर गैर संजीदगी का इजहार कर रहे हैं। बंगाल में वो आरजीकर हो या कस्बा की लॉ कॉलेज की दुर्घटना हो, ये प्रतीत करता है महिलाओं के प्रति अभी की रूलिंग पार्टी की, जब यहाँ की रूलिंग पार्टी की हेड एक महिला है, उनकी मानसिकता क्या, उनके नेताओं के बयान किस प्रकार के आ रहे हैं, यही बहुत गणतंत्र में, प्रजातंत्र में खतरनाक मानसिकता है। इस रेप केस में महिला आयोग भी एक्शन में है। आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार कोलकाता पुलिस पर पीड़ित को छिपाने, उससे मुलाकात न करने देने के आरोप लगा रही हैं। वहीं ममता सरकार की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं, वो नहीं है, ताला मार के कहीं भगा के छिपा के रखे हैं। हमारे यहाँ पर महिला कमीशन आते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? वहाँ की महिलाओं क्या महिलाएं नहीं हैं? वहाँ के अत्याचार क्या अत्याचार नहीं है? तो आप क्या पॉलिटिसाइज्ड हो रहे हैं? गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के साथ टीएमसी के जिन नेताओं की तस्वीर जारी की, उनमें से एक चंद्रिमा के साथ भी है। कोलकाता पर गैंगरेप के इस कलंक से बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी टीएमसी पर हमलावर है। हिंदुस्तान की रेपुटेशन देखें, अभी आपने हाल ही में पिछले हफ्ते देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एडवाइजरी जाहिर करी है कि इंडिया सेफ नहीं है, औरतों के लिए सिंगल सोलो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत गलत प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन रेप की 86 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पश्चिम बंगाल में रोजाना रेप की 3 घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में आई। जाहिर है ये आंकड़े देश और प्रदेश के दामन पर वो दाग हैं जो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी कराने वाले हैं। सबसे अफसोसनाक तो ये कि इंसाफ के पुजारियों को तैयार करने वाले कॉलेज में ही गैंगरेप जैसी घटना हो गई, तो कानून की पहुंच और परिधि से कोसों दूर रहने वाली महिलाओं का जरा सोचिए तो क्या होगा। कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पुलिस का इकबाल जो है खत्म हो चुका है, पुलिस का डर जो है खत्म हो चुका है, और इस प्रकार के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के अंदर इस प्रकार की घटना होना, ये वहाँ की शैक्षणिक संस्थाओं की आत्मा के ऊपर भी बहुत बड़ा एक अटैक है। पश्चिम बंगाल में ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। लगता है कि पूरी सरकार, पूरी पुलिस मशीनरी, सारा तंत्र एकदम फेल है। कहीं कुछ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ पश्चिम बंगाल में रह नहीं गई है। कोई सेफ नहीं। अगर कानून का विद्यार्थी, लॉ स्टूडेंट सेफ नहीं है, बच्ची, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के आम जनता की क्या हालत होती होगी। वक्त अब सिर्फ चिंता जताने और राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि जरूरत कोलकाता की इस कलंक कथा के बाद समूचे देश की महिलाओं की व्यथा को दूर करने की, वरना महिला सुरक्षा के सारे दावे और वादे खोखले ही माने जाएंगे। उधर प्रयागराज के कौशाम्बी के लोहंदा गांव की रेप पीड़िता से मिलने के लिए सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जब पहुंचे तो कौशाम्बी पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। ये घटना बीते कल की है। पुलिस कर्मियों ने कौशाम्बी जाने से रोका और हाउस अरेस्ट कर लिया चंद्रशेखर को, जिसके बाद उनके समर्थक सड़क पर उतर आए, जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर के 5000 समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई, बसों पर पथराव किया गया। पुलिस की 8 और बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है।
इस मामले में अब प्रयागराज पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। हिंसा करने वाले 60 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मतलब चंद्रशेखर के 60 समर्थक अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 50 नामजद हैं। 500 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20 टीमें बना दी हैं। रात भर उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश अलग अलग हिस्सों में दी गई है। हंगामा करने वालों की सीसीटीवी के जरिए पहचान की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी पुलिस चौकस। यूपी पुलिस इन उपद्रवियों की पहचान कर रही है जिन्होंने सड़क पर उतरकर कल उत्पात मचाया। करीब शाम के 4:30 बजे ये जो उपद्रवी तत्व थे, इन्होंने जो उपस्थित पुलिस बल था और ये जो यहाँ पे ड्यूटी में लोग लगे हुए थे, उसके साथ साथ उनके ऊपर पथराव करने के साथ साथ जो सरकारी संपत्ति कुछ गाड़ियाँ इत्यादि थी उन पे पथराव इत्यादि किया है। ये जितने भी उपद्रवी तत्व थे इन सभी की जो है सीसीटीवी वीडियो फुटेज इत्यादि के आधार पर चिन्हीकरण किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो कड़ी से कड़ी धाराएँ हैं उनको पंजीकृत करके इनके विरुद्ध में बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर स्थिति बहुत ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था, जो आसपास के जनसामान्य के लोग थे, उन सभी की सहायता से बहुत ही तत्काल मौके पे जो है शांति व्यवस्था कायम की गई थी और आगे की जितनी भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ में आपके माध्यम से भी बताना है कि इनके विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी, एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी और साथ साथ जो सरकारी संपत्तियों की क्षति हुई है वो भी इनसे। सर, कितनी सरकारी संपत्ति की क्षति होने की आशंका है? देखिए, अभी जो एक जो डायल 112 की एक गाड़ी थी उसमें क्षति हुई है और एक और पुलिस की गाड़ी में क्षति हुई है। इसके अलावा और भी जो क्षति है उसका आकलन किया जा रहा है। अब देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक्शन पुलिस ले रही है, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये हंगामा शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे की वजह सामने आई है और वो वजह क्या है ये आप भी जरा समझिए। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में रोक लिया, जिसकी खबर मिलते ही चंद्रशेखर आजाद के समर्थक भड़क गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के करीब 5000 समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद हालात बेकाबू होते दिखे। हजारों की तादाद में चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के पहुंचने से हालात खराब हुए। इन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया, पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस की स्कॉर्पियो को पलट दिया और दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। हालात इस कदर बिगड़े कि मामला पथराव तक पहुंच गया। चंद्रशेखर के हाउस अरेस्ट से नाराज समर्थकों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया, जिससे हालात और खराब हुए, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। चंद्रशेखर आजाद लोहदा गांव जाने वाले थे, जहां पर उनके आने की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे, जिन्होंने जैसे ही चंद्रशेखर के हाउस अरेस्ट होने की खबर सुनी तो वो भड़क गए और उन्होंने सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। रविवार दोपहर 1:30 बजे भीम आर्मी के समर्थक इसौटा गांव में जमा हुए। दोपहर 2:30 बजे चंद्रशेखर के हाउस अरेस्ट की खबर सामने आई। 3 बजे चंद्रशेखर के समर्थकों ने भड़ेवरा चौराहे पर चक्का जाम किया। 3:20 पर चंद्रशेखर के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई। शाम 6:30 बजे चंद्रशेखर के समर्थकों ने तोड़फोड़, हंगामा और आगजनी की। हंगामे पर काबू पाने के लिए बड़ी फोर्स को मौके पर बुलाया गया, जिसने उपद्रवियों को दूर खदेड़ा और इसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च कर इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। वहीं आपको लोहदा कांड के बारे में भी जानकारी देते हैं। लोहदा गांव की 8 साल की बच्ची से रेप का युवक पर आरोप लगा। आरोपी युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी युवक के पिता ने थाने के सामने जहर खाया। आरोपी के पिता की जहर खाने से मौत हो गई। मौत का आरोप रेप पीड़ित लड़की के पिता पर लगा। पुलिस ने रेप पीड़ित लड़की के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच एसआईटी प्रतापगढ़ को सौंपी गई। उधर प्रयागराज में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश, ये मामला सामने आ रहा है। धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश। लड़की को किडनैप कर केरल ले जाया गया। साजिश में शामिल प्रयागराज के 2 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई और आरोपियों की गिरफ्तारी की अब कोशिश जारी है। तो प्रयागराज से खबर सामने आई है, जहां नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर नाबालिग लड़की को आतंकवादी बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है।
प्रयागराज में ये अलग किस्म का आतंकी मॉड्यूल है जो सामने आया है। यहां नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश हो रही थी और धर्म परिवर्तन कर लड़की को आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही थी। ये मामला खुला, पुलिस आरोपियों तक पहुंची, 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए, कैसे पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची और कौन है ये 2 लोग जिनको गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, आपको बताऊं तो ये पूरा मामला लगभग 20 दिनों के अंदर का है और प्रयागराज में एक 15 वर्षीय लड़की को उसी के मोहल्ले की रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की ने पहले बहलाया फुसलाया और धर्मांतरण को लेकर के उसका मन जो है वो बनवाया और उसके बाद उसको प्रयागराज से केरल ले जाने की जो बात है वो करी। और इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि उसका साथ स्थानीय कुछ अन्य लोगों ने भी दिया और 8 तारीख को ही जो लड़की है उसको लेकर के प्रयागराज से केरल के लिए ले जाया गया, जिस दौरान प्रयागराज से वो दिल्ली गई और दिल्ली होते हुए वो केरल गई। केरल में जाने के बाद उसका धर्मांतरण जो है वो कराया गया और वहीं धर्मांतरण कराने के साथ साथ कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में उसको जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू की गई। जब ये सब कुछ हुआ, ये लगभग 10 से 15 दिन का ये वाक़या हुआ उसका धर्मांतरण का, और जब ये सब कुछ हुआ उस दौरान ये कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से जो बात निकल के सामने आई है कि लड़की ही उस जगह से पहले भागी केरल से और वहाँ से वो अपने घर वापस आने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँची, जहाँ पर केरल में रेलवे स्टेशन पर वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने देखा लड़की के हाव भाव से और उसके बाद उसने जो CWC की टीम है उसको वहाँ पर बताया और उसके बाद जब यहाँ पर प्रयागराज से संपर्क किया गया तो लड़की के जो परिवारजनों हैं उन्होंने बताया कि हाँ, उनकी लड़की पिछले 10-15 दिनों से गायब है और इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ की लोकल पुलिस तो परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा रखी थी लड़की को लेकर। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया इस बाबत जो जानकारी आई कि जो FIR दर्ज हुई है वो 28 तारीख की FIR, यानी कि 20 दिनों में कोई FIR जो है वो दर्ज नहीं हुई है। इसको लेकर के भी ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है कि 20 दिनों तक तो बड़ा सवाल है कि भाई लड़की गायब है और परिवार ने गुमशुदगी तक की रिपोर्ट अगर नहीं करवाई है, इस मामले में कोई FIR नहीं करवाई गई है, तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो आप ये बता रहे हैं कि लड़की केरल चली गई थी और वहां जाकर केरल पुलिस से लड़की ने संपर्क किया और उसके बाद ये पूरा मामला खुला, बताइए जरा। बिल्कुल, जब केरल में वो एक रेलवे स्टेशन पर थी, जिस दौरान केरल पुलिस ने उसको देखा और फिर उसके बाद CWC की टीम के साथ और यूपी पुलिस के साथ सामंजस्य बनाया गया। फिर 28 की तहरीर के बाद जो है यहाँ की पुलिस मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ विवेक। देखिए, हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मामले पर जो सटीक डिटेल्स अभी तक आ रही हैं वो साझा करने के लिए ACP साहब अजयपाल शर्मा जी मौजूद हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं। अजयपाल जी, जरा दर्शकों को बताइए पूरा मामला है क्या? जो सूचना थी कि एक बच्ची का अपहरण करके कुछ लोगों द्वारा, जिनका नाम बताया गया था, कि केरला उसको ले जाया गया है। फिर परिवारजनों के साथ मिलकर के पुलिस की सहायता से उसको बच्ची को सेफली बरामद किया गया पाइकी पे जो था, और उसके बाद अभी तक में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और जो अभी तक मामला सामने आया है वो ये है कि जो ये बच्ची है ये दलित कम्युनिटी की है, नाबालिग बच्ची है, और इसको पहले टारगेटेड वे में उन्होंने इसे फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश करी और उसके बाद में इसको मोटिवेट किया दूसरे धर्म के बारे में, और उसके बाद इस पे प्रलोभन दे करके और दबाव बना करके इसको बिना घर वालों की जानकारी के इस तरह से अपहरण करके ले जाया गया। और उसी दौरान जो एक अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके द्वारा गलत हरकत करने का प्रयास किया गया बच्ची के साथ में, जिसपे असहजता उसे प्रकट करी, उसका विरोध उसने किया, और लेकिन उसको दबाव बना करके घर वालों के ऊपर जान से मारने की धमकी वगैरह दे करके उसको दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली से फिर उसको अलग अलग शहरों से केरला ले जाया गया और रास्ते में उसको यही बार बार उसको प्रेस किया गया कि उसकी तरह की और कई बच्चियों के इसी तरह से अच्छा उनको जीवन दिया जा रहा है, ना धन दिया जा रहा है, और भी कई जगह भेजा जा रहा है। मतलब काफी तरह से प्रलोभन और दबाव देकर के उसको इनके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। तो अच्छा जी, ये आतंकी बनाने वाला जो एंगल सामने आ रहा है, जरा इस पर भी थोड़ी जानकारी अगर आप दे सकें दर्शकों को। मतलब ये आतंकी बनाने के लिए जी, जो बच्ची का जो इंटरेक्शन गैंग वालों के साथ में हुआ तो उसमें
यही बातें सामने आई कि ये गैंग जो था धर्म परिवर्तन करवा करके उसके बाद एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त था और जिसके साथ के लोगों को जोड़ा जा रहा था और खासतौर पे इसी वर्ग की, इसी कम्युनिटी की नाबालिग बच्चियों को। तो ये गैंग कौन सा है? ये गैंग कौन सा है? क्या इस गैंग का कोई नाम भी है? जी नहीं, गैंग अभी देखिए, अभी 2 सदस्य जो 2 आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी कुछ और लोग जो इनके संपर्क में थे, जो इसी मॉड्यूल के तहत, इसी गैंग के तहत ऑपरेट कर रहे थे, उनको भी अभी ट्रैक किया जा रहा है। 1-2 नाम जो आए हैं उनकी लोकेशंस देकर। अजय जी, ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अगर इनके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकें। ये दोनों स्थानीय प्रयागराज की रहने वाले लोग हैं सर? हाँ, ये स्थानीय लोग हैं। एक महिला है जिसने पहले दोस्ती करके उसके साथ अपने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया और उसको जो मोटिवेट करती थी। एक वो आरोपी गिरफ्तार किया गया जिसने इसको स्टेशन छोड़ते हुए इसके साथ, बच्ची के साथ में गलत हरकत करने की कोशिश करी थी। ये 2 आरोपी अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। अभी इनसे पूछताछ करके और डिटेल्स निकाली जा रही है। ये मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं, आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि ये 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं।
इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए, तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता है होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं, जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूं यह समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है। तो 400 पार की संसद वाली कांग्रेस, जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं, नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः एक सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षण को भी खा जाना चाहते हैं। यह अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। चूंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी जब धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर SC ST OBC के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2011 में इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया। 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। 2014 में
आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। ये पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण को पे सेंध लगाने का काम यही नमाजवादी लोग कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसने पिछड़ों के आरक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को की एंट्री करवा दी है। कर्नाटक में अब उन्होंने मुस्लिम समाज को पिछड़ों में शामिल कर दिया है। बंगाल में तो स्थिति और भी विचित्र है। 179 जातियां ओबीसी में की गई, 118 उसमें से मुस्लिम है। ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में मुस्लिम कैसे आ गए इसमें, तो जानते हैं क्या जवाब दिया गया? कि ये कन्वर्ट होने से पहले जब हिंदू थे तो ये ओबीसी थे, इसलिए इनको ओबीसी मान लिया जाए। तो ओबीसी ने कमीशन ने पूछा कि फिर इतने कन्वर्ट कैसे हो गए, तो जवाब नहीं। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं कन्वर्ट होने से पहले वो लोग हिंदू थे, तो हिंदू समाज की जातियों से ज्यादा मुस्लिम समाज में जातियां हैं बंगाल की सरकार के मुताबिक, जो ओबीसी कमीशन को उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। ये इस्लामी अकीदे का नमाजवाद भी नहीं है, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। इसलिए ये पिछड़े, दलित और ओबीसी के आरक्षण को जिस ढंग से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस ढंग से उस पे पिछले दरवाजे से सेंध मारने का काम कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसे कदापि नहीं होने देगी। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में इतना दर्द है तेजस्वी यादव जी, आप जवाब दीजिए कि पटना में वक्फ को लेकर लालू प्रसाद यादव जी का संसद में 2010 का दिया गया बयान है बहुत गड़बड़ हो गया है, सब जमीन कब्जा कर ली गई है। तो कहते हैं कि आधा बोला गया। तो मैं पूरा सवाल पूछता हूं, बताइए इतनी वक्फ की संपत्तियां हैं, कितने अस्पताल हैं उस पे, कितने यतीम खाने हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी मुस्लिम तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए कोई संस्थान बना है, कितना दिव्यांग मुस्लिम समाज के दिव्यांगों के लिए क्या बना है, कौन सा मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है ना। यह है समाजवाद का लबादा ओढ़ो और सत्ता के ठेकेदारों के हाथ में सारी की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दो। इसलिए आज वेदना के साथ, उदाहरण के लिए गोविंदपुर ग्राम में बिहार में, जहां 95% हिंदू रहते हैं, वक्फ बोर्ड का दावा है। और यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुनम्बम में, केरल में क्रिश्चियन समाज के 400 घरों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा। यमुनानगर में गुरुद्वारे के ऊपर दावा। इनको माइनॉरिटी से भी मतलब नहीं है। इन समाजवादियों को पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी, कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना। तो जो कुछ इंडी गठबंधन कर रहा है, हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं,
जाके थोड़ा पढ़िए समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामी अकीदे में, इस्लामी इल्म में वक्फ का क्या महत्व है। मगर क्या बताएं, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए इनसे कहना चाहूंगा, समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आज आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं। ये राजद, सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। और राम राज्य की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी, उसका क्या हाल किया कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है, उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। इसलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने दो रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। अवास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।